तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था। ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? कि हमारा अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, हमारा जो लिथोस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स हैं, राइट? इसके अंदर इरेगुलर साइज में, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर साइज में बहुत से प्लेट्स होते हैं। आप लोगों ने देखे भी हमारे प्लेट्स जो है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली दो फोर्सेस है हमारे अर्थ मूवमेंट में। पहला क्या था, जो हमारा इंडोजेनिक फोर्स था, दैट हैपेंस इनसाइड द अर्थ सरफेस, और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या थे, दैट हैपेंस आउटसाइड द अर्थ सरफेस। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में वोल्केनो तक पढ़ा था, और आज की क्लास में हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अर्थक्वेक। आप लोगों ने तो देखा ही होगा न्यूज में, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि अर्थक्वेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में बहुत जगह पे भूकंप आता है, राइट? उसी को हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अर्थक्वेक, हाउ डज इट हैपेंस एंड व्हाट शुड वी डू व्हेन अ अर्थक्वेक कम्स। ओके, सो एन अर्थक्वेक और क्वेक्स और ट्रेमर्स, इसको हम लोग क्वेक्स या ट्रेमर्स भी बोलते हैं, इज शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो अर्थक्वेक अगर आप डिफाइन करो तो क्या होता है, इट इज बेसिकली द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब हमारा अर्थ सरफेस अगर शेक करता है तो उसकी वजह से जो ट्रेमर्स, जो भी शॉक्स आते हैं, जो भी क्वेक्स आते हैं, उसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। एंड हाउ इट इज कॉज्ड, इट इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो जब हम लोग अर्थ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो प्लेट्स हमारे हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनकी ये सडन मूवमेंट की वजह से ही हमारा अर्थक्वेक होता है। अब आप इस फोटो में देखो बच्चों, नाउ दिस इज अ टाउन, दिस इज इन इटली। यहाँ पे अगर आप देखो तो बिफोर सिनेरियो देखो, यहाँ पे कितने अच्छे से सारे घर बने हुए, राइट? रोड्स कितने अच्छे हैं। बट एक टाइम था जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया। नाउ सी व्हाट हैपेंड आफ्टर द अर्थक्वेक। द होल टाउन, द होल प्लेस हियर वाज डिवास्टेटेड। सारे घर टूट गए थे, सारे रोड टूट गए थे। मतलब आप देखो इतना सुंदर जगह था, बट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दिस हैपेंड हियर। ओके, सो ये काफी मास डिस्ट्रक्शन होता है, काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही वायलेंट होता है। ओके, नाउ लेट अस नो मोर अबाउट द अर्थक्वेक। नाउ व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। तो बच्चों ये अर्थक्वेक होता कैसे? तो जितने भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो हमारे लिथोस्फेयर या अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, वो हमेशा मूव करते हैं। जो हमने देखा था कि हर ईयर, ईच ईयर दे मूव फ्यू मिलीमीटर्स। तो उस मूवमेंट की वजह से वो बहुत कोलिजन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेट्स जो है वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज, अगर दो चीज को आप कोलाइड करोगे, दो चीज अगर एक दूसरे टकराएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शेक तो होगा ही। वही शेक की वजह से जो प्लेट्स हमारे मूव करते हैं, उसी की वजह से हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है दैट ऑल्सो वाइब्रेट्स। और यही वाइब्रेशन है जो पूरे अर्थ पे ट्रैवल करता है। और ये कहीं कहीं डिफरेंट, जरूरी नहीं कि इंडिया में आए तो वो अमेरिका में भी आए। तो हर एक जगह पे डिफरेंट सिनेरियोज में ये अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट कि ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ओरिजिनेट कैसे करता है। तो आप इस पिक्चर में देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा। ओके, आप इस पिक्चर में देखो कि अगर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये जितने भी प्लेट्स आप देखो, इसी ये छोटे छोटे प्लेट्स है, राइट? अब क्या होता है बच्चों कि ये हमारा फोकस होता है। अब ये सारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। हमारे अर्थक्वेक में हमारे ओरिजिन जो होता है यही फोकस से होता है। ओके, सो फोकस क्या होता है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। यही जगह, ये छोटा सा पॉइंट है जहां पे प्लेट्स टकराते हैं, और इसी की वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। तो इसी जगह को जहां पे हमारा अर्थ, जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। मतलब जो भी वेव्स में ट्रैवल करता है हमारा अर्थक्वेक, उसी को हम सिस्मिक एनर्जी कहते हैं, राइट? अब ये एपिसेंटर, राइट? यहाँ पे आप देखो प्लेट्स के जो बाउंड्रीज है, मतलब देखो ये छोटे छोटे प्लेट्स अगर आप लोगे बच्चों, ये छोटे छोटे प्लेट्स आपस में टकराते हैं, और इसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। हमारा अर्थ सरफेस जो है वो वाइब्रेट करता है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स हियर। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। मतलब जहां से ये मूवमेंट शुरू होता है, जहां पे प्लेट्स एक्चुअली में टकराते हैं, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस टर्म हियर, व्हाट इज फोकस। नाउ व्हाट इज एपिसेंटर? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो समझो बच्चों, ये जो आपका फोकस के जस्ट ऊपर अगर अर्थ सरफेस की बात करें, ये तो बीनीथ द अर्थ सरफेस हो रहा है। जो हमारा क्रस्ट, जो हमारे प्लेट्स है, वो तो बीनीथ द अर्थ सरफेस है ना? तो एग्जैक्टली जो फोकस के ऊपर अबव द अर्थ सरफेस जो पॉइंट है आपका, वो हमारा एपिसेंटर होता है।
और एपी सेंटर के आसपास जो भी रीजन होते हैं वही रीजन होते हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे अर्थक्वेक से. ओके. ऑल्सो वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर्स एज वेव. तो आपने देखा जो फोकस के ऊपर जो आपका रीजन है यहाँ पे, इसको हम लोग एपीसेंटर कहते हैं अर्थ सरफेस पे. अब क्या होता है बच्चों, ये अर्थक्वेक जो है ट्रैवल कैसे करता है, तो वेव्स में ट्रैवल करता है. ये आपको येलो कलर का ये जो आपको राउंड राउंड ये सारे वेव्स होते हैं, तो वेव्स में ये अर्थ सरफेस के विदिन से ये ऊपर जब ट्रैवल करते हैं तो इन वेव्स में ट्रैवल करते हैं, राइट. इसी को हम लोग सिस्मिक वेव्स बोलते हैं. ओके. Also, the greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. कहने का क्या मतलब है, अगर अर्थ सरफेस पे आपको पता करना है, अगर हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बोलते हैं तो बेसिकली कहते हैं इसका एपीसेंटर कहाँ है, मतलब इसका ओरिजिन अर्थ सरफेस के ऊपर कहाँ पे, वही हमारा एपीसेंटर होता है. और एपीसेंटर के नियरेस्ट रीजन में लेट्स से मान लो दिल्ली एपीसेंटर है. ओके. तो दिल्ली के आसपास का रीजन आप हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, तो ये सारे जो आसपास के रीजन है ना, बहुत नियरेस्ट रीजन दिल्ली के एक पर्टिकुलर रीजन में अगर मान लो अर्थक्वेक का वो एपीसेंटर है तो वहां का आसपास रीजन सबसे ज्यादा दे वुड बी ग्रेटली डैमेज्ड बाय दिस अर्थक्वेक. और जैसे जैसे आप आउटर रीजन में जाओगे, अगर वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो जरूरी नहीं कि वहां डैमेज बहुत ज्यादा हो. तो रिमेंबर कि एपीसेंटर के पास वाले रीजन में सबसे ज्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से. एंड दीज अर्थक्वेक दे ट्रैवल इन वेव्स व्हिच वी कॉल एज द सिस्मिक वेव्स. ओके. नाउ let us also understand what are the three types of the earthquake waves. So there are three types of the earthquake waves. पहला कौन सा है, P waves या फिर longitudinal waves. Okay? longitudinal waves यानी कि हमारे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करे. S waves जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स होता है, राइट. और एक L waves होता है जिसको हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं. अब इसको एग्जाम्पल्स जो हमारे डायग्राम है उसके थ्रू हम समझते हैं व्हाट आर द P waves, S waves और द L waves. ओके. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स. एक बॉडी वेव्स होता है, राइट. तो मतलब जो पी वेव और एस वेव है हमारा वो बॉडी वेव होता है, यानी अर्थ इंटीरियर के थ्रू ये ट्रैवल करता है, अर्थ के अंदर ट्रैवल करता है. तो प्राइमरी वेव देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट, ये हमारा लॉन्गिट्यूड जो है इसको लॉन्गिट्यूड वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट बिल्कुल अपना ट्रैवल करता है. और जो हमारा सेकेंडरी वेव्स होता है ट्रांसवर्स होता है, मतलब ये थोड़ा ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा. तो आपको बस समझना है कि वेव्स आप समझो कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है, या फिर वेव्स ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है जिगजैग लाइन में ऊपर नीचे, जो हमारा सेकेंडरी वेव होता है. फिर जो हमारा तीसरा टाइप है वो है हमारा सरफेस वेव्स, और वो कहाँ ट्रैवल करता है, वो अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करता है, नॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ बट ऑन द अर्थ सरफेस. और यही जो हमारा सरफेस वेव्स है बच्चों, इसी की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज कॉज होता है. ये रेलिक और लव वेव्स होते हैं. डोंट गो दैट मच इनटू डेप्थ, बस आप याद रखना कि कितने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स हैं. तो आप देखो तीन टाइप्स है, पी वेव्स है, एस वेव्स है जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करता है, और जो हमारा एल वेव्स है वो आउटसाइड अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करता है और बहुत ही ज्यादा डैमेज लाता है, राइट. अगर अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली सारे जो लैंड है, जो आपके रोड्स है, बिल्डिंग्स है, वो सबको डिस्ट्रक्ट करेगा, है ना. तो ये हमारे थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स है. ऑल्सो एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इज दिस अर्थक्वेक मेजर्ड. क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि इतना रिक्टर स्केल का था, इतना मैग्नीट्यूड का था, तो इसका मतलब क्या होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ एक मशीन है जिसके थ्रू अर्थक्वेक जहां पे भी आता है उसको मेजर किया जाता है, उसके मैग्नीट्यूड को देखा जाता है, उसी से समझा जाता है कि कितना भारी अर्थक्वेक था, कितना डैमेज आया. ये आपका जो पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द सिस्मोग्राफ. नाउ दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक, और ये हमें रिक्टर स्केल जो होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, और उसके बाद हम मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. तो रिक्टर स्केल होता है कि जिसके थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड पता चलता है अर्थक्वेक का, कि मतलब अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था, कितना ज्यादा डैमेज किया उसने. अगर बहुत ज्यादा 8-9 मैग्नीट्यूड का होगा तो मतलब बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक है, और अगर 2-3 मैग्नीट्यूड का होगा तो मतलब बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग नहीं है. तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अर्थक्वेक इट इज मेजर्ड बाय अ मशीन, उस मशीन का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है, और जो मैग्नीट्यूड है ऑफ अर्थक्वेक दैट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में समझते हैं उसके टेबल के थ्रू. तो बच्चों ये देखो, ये आपका रिक्टर मैग्नीट्यूड है. सो देखो जैसे मैंने आपको बताया, मान लो 0 to 2 के रेंज में अगर आप देखोगे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, मतलब लोगों ने इसे फील नहीं किया है. आप जब भी अर्थक्वेक कभी भी अगर आए तो होता है ना कि अगर आप बैठे हो तो आप ऑब्वियसली व्हेन अर्थ इज शेकिंग यू विल फील दैट. तो
अगर कम मैग्नीट्यूड का है तो लोग उसे फील नहीं करते हैं, लेकिन वहीं आप देखो कि अगर 7 to 8 मैग्नीट्यूड का आता है, सो मेनी बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड। और अगर 8 के ऊपर अगर आपका मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, सो देयर इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में अर्थक्वेक का दिखाया कि वो तो काफी अच्छा सा सिटी था, बट इट गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ये हुआ है ना। नाउ लेट अस स्टडी हैव अ केस स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। सो बच्चों, जब आप बच्चे होंगे, ये 2001 की स्टोरी है। हमारा एक रीजन है भुज, जो गुजरात में लोकेटेड है। वहां बहुत तेज अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। और ये कब हुआ था? दैट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2001। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ओके। सो अर्थक्वेक हिट्स भुज। ये भुज कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. बहुत बड़े स्केल में ये अर्थक्वेक आया था। यहाँ पर 6.9 रिक्टर स्केल था, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 6.9 था, मतलब काफी डैमेज हुआ होगा इसमें, राइट। स्कूल वर इफेक्टेड, स्कूल वर्स्ट इफेक्टेड, एटलीस्ट 970 स्टूडेंट्स, 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, राइट। कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, और उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स आए थे यहाँ पे। फोन लाइंस, वायर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। तो आप देख रहे हो कि ये सिर्फ अगर रोड्स और ये सब को नहीं, बल्कि जो टेलीफोन लाइंस हैं, फोन लाइंस है, पावर लाइंस है, सबको डिस्ट्रक्ट कर देता है। हर एक सिस्टम जो है आपका वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स। Okay, there was fire in the city. Hundreds of fires started as charcoal cookers overturned. तो ये सारी चीजों में हम देखते हैं कि earthquake कैसे devastating है. Now this is a mass destruction, right? ये आपका केस स्टडी है भुज का। तो आप देख रहे हो बच्चों कि अर्थ के इंटीरियर में ये जितने भी प्लेट्स के मूवमेंट्स है, उसका इफेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे कितना ज्यादा डेंजरस होता है। और ये अर्थक्वेक के फॉर्म में हम लोग हमेशा देखते हैं। हर साल कभी ना कभी ऐसा होता है कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमारा भुज रीजन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि 26 जनवरी को हुआ था। बहुत बच्चे इस वजह से they died, many teachers died. So there was an estimate of about 20,800 people who were dead in this Gujarat earthquake. Right, you can see the buildings and the roads damaged here. Everything was damaged on a very large scale. So this is really very violent sometimes. Okay. और अब अगर हम लोग earthquake की बात कर रहे हैं, so let us understand the preparedness. तो हमेशा अगर हमें देखना चाहिए कि earthquake अगर आ रहा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए. So we should always take a safe spot. अगर आप घर के अंदर हो तो under a kitchen counter, table, desk या against a inside corner or wall. तो इस फोटो में बेसिकली आप समझो कि कभी भी अर्थक्वेक आए और अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आप कहाँ जाओ, प्लीज डू नॉट पैनिक। अगर आपके घर में एक टेबल हो, जस्ट गो इनसाइड दैट टेबल एंड कवर योरसेल्फ एंड होल्ड ऑन। सो यू शुड रिमेंबर दिस मंत्रा हियर, दैट इज ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस और अराउंड द चिमनीज, ऑल्सो द विंडोज दैट हैज मिरर्स, पिक्चर फ्रेम्स, इन सब चीजों से बचना चाहिए। Also, we should be very prepared about it. How? We should spread awareness amongst our friends, family members and face any disaster confidently. So we should always find a safe spot. We should always stay away from fire things. और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं तो उनमें अगर आप बाहर निकल नहीं सकते हो तो कोई भी एक हार्ड सरफेस चुनो, उस सरफेस के अंदर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो. Try to hold on and always be prepared. So this is how you can prepare yourself when an earthquake is coming. Okay? So in this class we talked about the earthquakes. हमने देखा earthquakes originate कैसे करता है, focus, epicenter के बारे में पढ़ा, फिर हमने case study भी देखा भुज का, and then we talked about the earthquake preparedness कि हमें कैसे अपने आप को earthquake के लिए prepare करना चाहिए. In the next class we are going to talk about the major landforms. So that's all for today. Thank you very much.